रंगीन शेर के अनोखे रूप, जादुई ताज की शक्तियाँ और लुटेरा बाग। एक जंगल बहुत ही खूबसूरत था। उसके अंदर बहुत से फलों और फूल के पेड़ थे, जो कि उस जंगल को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। और उस जंगल की इस खुशहाली का कारण था उस जंगल का राजा वीरू शेर। वीरू शेर अपने जंगल और जंगल वासियों का खूब ख्याल रखता था और साथ ही उसके पास एक जादुई ताज था, जो कि उसके पूर्वजों की दी हुई निशानी थी, जिसकी शक्तियों से वह एक रंगीन शेरों की सेना तैयार कर सकता था। उसके इन अनोखे रूपों के बारे में जंगल के सभी जानवर अच्छे से वाकिफ थे और उन्हें तो उल्टा अपने राजा पर गर्व था कि उनके जंगल के राजा के पास ऐसी शक्तियाँ थी जो कि उन्हें हर मुसीबत से बचा सकती थी। बस इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह के टाइम वीरू शेर सभी जंगल वासियों को अपनी गुफा पर बुलाता है और उनसे बोलता है, सुनो जंगल वासियों, मुझे आज किसी काम से दूसरे जंगल जाना है। जब तक मैं अपने जंगल वापस ना आऊं, तुम सभी को ही हमारे जंगल का ख्याल रखना है। अपने जंगल वासियों को ऐसा बोलकर वीरू शेर वहाँ से चला जाता है और गलती से वह अपना जादुई ताज अपनी गुफा पर ही भूल जाता है। जंगल के जानवर भी उस ताज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो भी अपनी अपनी गुफाओं में वापस चले जाते हैं। इसी बीच दूसरे जंगल का एक बाघ वीरू शेर के जंगल में घूमने आता है और जैसे ही वह वीरू शेर की गुफा के पास पहुंचता है तो उसकी नजर वीरू शेर के जादुई ताज पर पड़ जाती है। उस जादुई ताज को देखकर बाघ एकदम से उसे उठाकर अपने जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। उधर वीरू शेर जब आधे रास्ते में चला जाता है तो उसे अपना जादुई ताज याद आता है और वह अपने सभी काम छोड़कर वापस अपनी गुफा में दौड़ता हुआ आता है, लेकिन वहाँ तो उसे कोई ताज नजर ही नहीं आता है। अपने पूर्वजों की निशानी को वहाँ न पाकर वीरू शेर बहुत परेशान हो जाता है और वह जादुई ताज की पूछताछ करने जंगल में निकलता है। और जंगल में जाकर वह सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे पूछने लगता है, अरे सुनो जंगल वासियों, क्या तुमने मेरे जादुई ताज को गुफा से उठाया है? मैं यहाँ से जाते हुए उसे गुफा में ही भूलकर चला गया था, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया मैं तुरंत ही अपनी गुफा पर वापस आया, लेकिन मुझे वह ताज गुफा में तो दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए मैं तुमसे पूछने के लिए तुम्हारे पास चला आया। वीरू शेर की बात सुनकर एक गाय वीरू शेर से बोलती है, अरे महाराज, हमने तो गुफा में कोई ताज नहीं देखा। हम तो आपके जाते साथ ही गुफा से वापस आ गए थे महाराज। आप ठीक से याद करिए, कहीं आपने उसे कहीं और तो नहीं रख दिया? नहीं गाय बहन, मैं तो उसे लेकर ही नहीं गया, फिर कहीं और कैसे रख देता? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीरू शेर अब तो और भी ज्यादा परेशान हो गया था। वह कैसे भी करके अपने ताज को वापस पाना चाहता था। बस इसी टेंशन में उसे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन आज तक भी उसे जादुई ताज के गुम होने का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। उधर दूसरे जंगल में उस जालिम बाघ ने जादुई ताज की शक्तियों से जंगल में आतंक मचाया हुआ था। उसने तो उस ताज से सफेद बाघों की एक सेना तैयार कर ली थी, जिसकी मदद से वह जंगल से शिकार मंगा रहा था और जंगल के जानवरों को मार मार कर खा रहा था। उधर वीरू शेर अपने ताज के लिए सभी जंगलों में मारा मारा फिर रहा था। एक दिन रात के टाइम जब वीरू शेर बेचारा थक हार कर अपनी गुफा में आता है तो उसके पास दूसरे जंगल से एक शेरनी आती है। वह शेरनी वीरू शेर की बचपन की दोस्त थी। जैसे ही वीरू शेर सरला शेरनी को देखता है तो वह अपने बचपन की दोस्त को पहचान जाता है और अपनी उस बुझे हुए चेहरे को कंट्रोल करता हुआ वह सरला शेरनी से बोलता है, अरे सरला, तुम कैसी हो और तेरे को आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं ठीक हूँ वीरू, तुम बताओ बस
तुम ही काफी परेशान लग रहे हो मुझे तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। वीरू, आज मैं तुझसे एक बात करने के लिए आई हूँ। क्या तुमने अपने जादुई ताज को उस बंटी बाघ को दे दिया है? कौन सा बंटी बाघ? मैं किसी बंटी बाघ को नहीं जानता। क्या तुमने मेरा जादुई ताज देखा है? नहीं नहीं, देखा तो नहीं है वीरू, लेकिन मैं तुम्हारे ताज की शक्तियाँ तो जानती ही हूँ। तुम उस ताज की शक्तियों से एक रंगीन शेरों की सेना तैयार कर सकते थे, और बंटी बाघ ने सफेद बाघों की सेना तैयार की है, और उसने तो पूरे जंगल में तबाही मचाई हुई है उसकी शक्तियों से। क्या तुम सही बोल रही हो सरला? दरअसल मैं एक दिन किसी काम से दूसरे जंगल गया था, और मैं अपना जादुई ताज गुफा पर ही भूलकर चला गया था। ना जाने किसने मेरे पीछे उस ताज को चुरा लिया था। सरला, क्या तुम मुझे उस बाघ के पास ले जा सकती हो? वीरू, मैं तुम्हें ले तो जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो अब शक्तियाँ ही नहीं है, और उस जालिम के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो तुम्हें एक ही झटके में मार डालेगा। हमें मिलकर कोई प्लान बनाना होगा, तभी हम उस जालिम बाघ से जीत सकते हैं। अब वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। दूसरे जंगल में जाकर वीरू शेर शेरनी से बोलता है, सरला, तुम जल्दी से जाकर देखो वह जालिम बाघ सो रहा है या नहीं। शेरनी जल्दी से दौड़कर जाती है और देखती है वह बाघ सोया हुआ है, और वह जादुई ताज उसके सर पर लगा हुआ है। अब शेरनी वीरू शेर को भी अपने पास बुला लेती है, और वीरू शेर चुपके से बंटी बाघ के सर से उस ताज को उतार लेता है। अब तो बंटी बाघ के पास कुछ भी नहीं बचा था, और वीरू शेर अपनी शक्तियों की मदद से उसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद वीरू और सरला उस ताज को लेकर अपनी गुफा में आते हैं, और वीरू शेर सरला शेरनी का शुक्रिया अदा करता है और उसे अपने पास ही रहने के लिए बोल देता है। अब वो दोनों मिलजुल कर उस जंगल का ख्याल रखते हैं, और वीरू शेर राहत की सांस लेता है और फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रूप बदलने वाला जादुई रंगीन शेर, बाघ का पुनर्जन्म और सफेद शेर का जंगल पर कहर। एक बार की बात है, वृंदावन जंगल में बब्बर शेर अपने बेटे रंगीन शेर के साथ रहता था। बब्बर शेर बिल्कुल सफेद रंग का जंगल में सबसे अलग दिखने वाला शेर था, और वहीं उसका बेटा बगीरा भी जंगल का सबसे अलग शेर था। उसके तो रूप कोई गिन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो आए दिन अपने रूप बदलता रहता था। ऐसा इसलिए था, दरअसल कुछ साल पहले जब उसका जन्म था तो बगीरा की माँ की डेथ हो गई थी, और वह बेचारा अब बिल्कुल अकेला रह गया और जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। इसी तरह से वो एक दिन जंगल में ऐसे ही घूम रहा था और अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। माँ, आप कहाँ हैं माँ? प्लीज मेरे पास आ जाओ माँ, मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही है माँ, प्लीज आ जाएं आप। वो ऐसा बोल बोल कर रो रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर वहीं पेड़ के नीचे से निकल रही रंगीन शक्ति पर जाती है। उस रंग बिरंगी शक्ति को देखकर बगीरा बहुत खुश हो जाता है, और वह दौड़कर उस शक्ति के पास जाता है और उसे देख देख कर बहुत खुश होने लगता है, और वह अपने सभी गम भूल जाता है। इसी तरह से अब वो रोजाना उस शक्ति के पास आता है और उसके साथ बहुत खेलता है। बगीरा शेर की मासूमियत को देखते हुए वह रंगीन शक्ति एक दिन उसके अंदर समा जाती है। तब से अब तक बगीरा शेर का रंग उस रंगीन शक्ति के कलर के जैसे ही बदलना स्टार्ट हो गया था। अब बगीरा शेर का रंग अपने आप ही किसी भी रंग में बदल जाया करता था, लेकिन कभी भी बगीरा शेर ने अपने इस बदलते रंग का फायदा नहीं उठाया, और ना ही कभी किसी भी जंगल के जानवर को परेशान किया। बगीरा शेर जितना अच्छा था, वहीं उसका बाप उतना ही बुरा भी था। वो जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान किया करता था।
ये बात बगीरा शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बगीरा शेर बेचारा तो अपने जंगल के जानवरों को खुश देखना चाहता था और वह चाहता था कि उसके बाबा भी ऐसे ही बन जाएं और वो भी जंगल के जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन वो कहावत है ना, चोर चोरी करना छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी करना कभी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही कुछ सफेद शेर के साथ भी था। वो बगीरा के सामने तो जंगल के जानवरों के साथ मीठा बना रहता था, लेकिन जब बगीरा नहीं होता था तो वह जंगल के जानवरों को बहुत बेरहमी से मारता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन एक हिरन दौड़ती हुई बगीरा के पास आती है और वह बगीरा शेर से बोलती है, बगीरा भाई, वो आपके बाबा ने हमारे जंगल के एक बाघ को बहुत बेरहमी से मार डाला है और वो वहाँ से भाग गए हैं। वो बाघ घायल पड़ा हुआ है, प्लीज आप जाकर उसे बचा ले, उसकी अभी सांसें चल रही हैं, प्लीज बगीरा भाई। हिरन की ये बात सुनकर बगीरा जल्दी से दौड़कर उस घायल पड़े बाघ के पास जाता है, लेकिन जब तक बगीरा वहाँ पहुँचता है तो वह बाघ अपने दम तोड़ देता है। उस बाघ को मरा हुआ देखकर बगीरा वहाँ से वापस आने लगता है कि तभी बाघ का एक छोटा बेटा रोता हुआ उसके पास आता है और वह अपने बाबा को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, बाबा ये आपको क्या हो गया, प्लीज उठे ना बाबा, मेरा तो इस दुनिया में एक वाहिद सहारा आप ही थे और आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। नहीं बाबा उठे प्लीज, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। उस छोटे बच्चे को ऐसे रोते देखकर बगीरा को अपना बचपन याद आ जाता है और वह सोचता है, अगर ये बाघ मर गया तो इसकी जिंदगी भी मेरी ही तरह वीरान हो जाएगी। मुझे इस बाघ को किसी भी तरह जिंदा करना होगा। ऐसा सोचकर बगीरा आसमान की ओर देखता है और आसमान की ओर देखकर धीमी आवाज में कुछ बोलता है। तभी आसमान से वही रंग बिरंगी रोशनी आनी स्टार्ट हो जाती है और वह उस बाग के अंदर समा जाती है। उस रोशनी के उसके अंदर समाते ही बाघ एकदम से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है और वह बगीरा का शुक्रिया अदा करता है। अरे नहीं बाघ भाई, मैंने तुम पर बिल्कुल भी कोई एहसान नहीं किया है। मेरे बाबा ने तुम्हें ये नुकसान पहुंचाया था तो मेरा ये फर्ज था। बाघ भाई, मैं अपने पिता की इन हरकतों से बिल्कुल परेशान आ गया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बगीरा की ये बात सुनकर बाघ बोलता है, अरे बगीरा भाई, मुझे आपके पिता से उनकी इस करनी का बदला तो लेना ही होगा। आज उन्होंने मेरे साथ ये सब किया है, कल वो किसी और के साथ ऐसा ही करेंगे। इतना तक उन्हें उनकी करनी का फल नहीं मिलेगा, वो बाज नहीं आएंगे। अरे लेकिन बाघ भाई, वो मेरे बाबा हैं और तुम मेरे सामने ही मेरे बाबा के बारे में बातें कर रहे हो। नहीं बगीरा भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे बाबा को मारना नहीं चाहता, बस उन्हें इस गलती का सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे तुमसे कुछ शक्तियाँ चाहिए होगी जिससे मैं अपना रूप बदलकर उन्हें सबक सिखा सकूं। बाघ के ऐसा कहने पर बगीरा उसे कुछ शक्तियाँ दे देता है और बाघ अपने काम पर लग जाता है। वह अपना रंग रूप बदलकर सफेद शेर के पास जाता है और उसे अपना रूप बदल कर खूब डराता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। सफेद शेर इस अजीब सी शक्ति को देखकर बहुत डर जाता है और वह वहाँ से भाग पड़ता है। रात होने पर फिर से वही बाघ वहाँ पर आता है और फिर से वह अपने रंग बदलने स्टार्ट कर देता है। अब की बार सफेद शेर डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? सफेद शेर को ऐसे डरते हुए देखकर बाघ बोलता है, मुझे नहीं जानते। आज सुबह ही जिस बाघ को तुमने मार डाला था, मैं उसी की आत्मा हूँ और अब मैं तुमसे तुम्हारे जुल्म का बदला लेने आई हूँ। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। सफेद शेर बाघ की ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और वह माफी मांगने लगता है।
अरे अरे प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज तक जितने भी मैंने पाप किए हैं उन सभी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, और आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। प्लीज आप मुझे एक बार माफ कर दो। सफेद शेर को ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर बाघ बोलता है, अगर तुम अहद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम आज के बाद जब भी कोई गलत कार्य करोगे तो मुझे तभी पता चल जाएगा, और फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। बाघ ऐसा बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है और सफेद शेर उस नकली आत्मा से बहुत डर जाता है। इसके बाद वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है और सभी जानवरों के साथ बहुत प्रेम से रहता है। अपने बाबा के सुधरने के बाद बगीरा बाघ का शुक्रिया अदा करता है और उससे बोलता है, बाघ भाई, अब से ये सत्य तुम ही रखो। मुझे लगता है तुम बहुत ही नेक हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी इन शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ऐसा बोलकर बगीरा वापस अपनी गुफा में आ जाता है और बाघ अपनी गुफा में चला जाता है, और वो सभी उस जंगल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल का राजा शेर खान एक अद्भुत सफेद शेर था। वह बहुत ही सुशील और ताकतवर भी था। शेर खान के होते हुए जंगल के जानवरों को कोई परेशानी नहीं थी। शेर खान ने एक सफेद शेर की सेना बनाई हुई थी, जिसका राज शेर खान के अलावा कोई भी जंगल का जानवर नहीं जानता था। एक बार रात के समय सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं में सोए हुए थे। तभी जंगल में एक आग का गोला आकर गिरता है और देखते ही देखते वहाँ एक जादुई सुनहरा दरवाजा प्रकट होता है। उस दरवाजे से एक खूंखार भेड़िया निकल कर आता है और सोचता है, यह जंगल तो बहुत ही सुंदर है, अब मैं इस जंगल में ही रहूंगा। अगर कोई जानवर मेरा हुक्म नहीं मानेगा तो वह मेरा कहर देखेगा। सुबह होने पर सब कुछ नॉर्मल था। जंगल के सब जानवर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी लोमड़ी दौड़ती हुई वहाँ पर आती है और शेर खान से कहती है, महाराज, हमारे जंगल में कल रात कुछ अप्रिय घटना हुई है। क्या आपको पता है जंगल में क्या हुआ है? नहीं लोमड़ी, मैं तो नहीं जानता हमारे जंगल में क्या हुआ है। क्या तुम जानती हो क्या हुआ है जंगल में? नहीं महाराज, ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर जंगल में तालाब के पास कई जानवर मरे पड़े हैं। हमारे जंगल में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, और जंगल में एक जगह आग भी लगी हुई है। मुझे तो कुछ अनहोनी की आशंका लगती है महाराज। फिर शेर खान लोमड़ी के साथ तालाब के पास जाता है। वहाँ तो सच में ही कई जानवर मरे पड़े थे। ये देखकर शेर खान सोचता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे जल्द से जल्द इस घटना के बारे में पूरी डिटेल पता करनी होगी। तब शेर खान लोमड़ी से कहता है, सुनो लोमड़ी, इस खबर को तुम अपने पास तक ही रखना। हम दोनों मिलकर इस घटना के बारे में पता करेंगे। उधर वह खूनी भेड़िया अपनी गुफा में आराम से लेटा हुआ था। रात हो जाती है और वह खूनी भेड़िया फिर से जंगल में तबाही मचाने निकल जाता है। वह फिर से जंगल के कई जानवरों को मार देता है और अपनी गुफा में आकर फिर से सो जाता है। सुबह होने पर शेर खान को लोमड़ी फिर से वही बात बताती है। ये सुनकर शेर खान परेशान हो जाता है और लोमड़ी से कहता है, सुनो लोमड़ी, लगता है जंगल में कोई खूनी जानवर घुस आया है जो जंगल के जानवरों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। तुम और मैं आज उस जानवर को तलाश करेंगे। फिर वे दोनों उस खूनी भेड़िए को तलाश करने जंगल में निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। लोमड़ी और शेर खान उस जानवर की तलाश में जंगल के कोने कोने को तलाश कर रहे थे, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका था। तभी लोमड़ी की नजर उस खूनी भेड़िए की गुफा पर पड़ती है और वह उस भेड़िए को देखकर तुरंत समझ जाती है कि ये ही वह दरिंदा है जो जानवरों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। तब लोमड़ी शेर खान के पास जाकर पूरी बात बताती है। हमारे जंगल में एक खूनी भेड़िया घुस आया है जो मैंने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा है महाराज। ये सब उसी का काम लगता है मुझे। रात हो जाती है। वह खूनी भेड़िया फिर से जंगल के जानवरों को मारने निकल जाता है।
तब शेर खान भी उसके पीछे पीछे छिपते हुए चलता रहता है। अचानक वह भेड़िया रुक जाता है और एक मानव बाघ का रूप लेकर आगे बढ़ने लगता है। शेर खान ये देखकर काफी हैरान था कि आखिर ये क्या बला है। फिर वह मानव बाघ जानवरों को मारने लगता है। शेर खान वहाँ से निकल जाता है और सुबह होने पर सफेद शेर की सेना के पास जाता है और कहता है, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम सब अपनी अपनी शक्तियाँ लेकर आज रात मेरे साथ चलोगे। रात होने पर शेर खान सफेद शेर की सेना को अपने साथ लेकर उस शैतान भेड़िए की गुफा के पास पहुंच जाता है और वह भेड़िया रात होने का ही इंतजार कर रहा था। फिर वह शैतान भेड़िया जंगल में निकल जाता है। सफेद शेर भी अपनी सेना के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वह भेड़िया फिर से एक मानव बाघ का रूप ले लेता है। तभी सफेद शेर अपनी सेना के साथ उस मानव बाघ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो तुम हो जिसने जंगल में आतंक मचाया हुआ है। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू हमेशा याद रखेगा। तू क्या मुझे सबक सिखाएगा सफेद शेर? तू अपनी सेना पर इतना घमंड मत कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं आज सबसे पहले तुझे और तेरी सेना को ही खत्म करूँगा। फिर सफेद शेर अपनी सेना के साथ उस मानव बाघ पर जादुई शक्तियों से हमला कर देता है और वह मानव बाघ बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। सफेद शेर की सेना भी उस मानव बाघ के आगे टिक नहीं पा रही थी। अब शेर खान कमजोर पड़ गया था। तब शेर खान मन ही मन किसी चमत्कार की आशा कर रहा था। तभी आसमान से कुछ शक्तियाँ आती हैं और सफेद शेर की सेना मिलकर एक जायंट लायन में बदल जाती है। ये सब देखकर मानव बाघ बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वह जायंट लायन उस मानव बाघ को एक पिंजरे में कैद कर देता है और फिर से नॉर्मल व्हाइट लायन में बदल जाता है। सुबह होने पर सभी जानवर उस मानव बाघ के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तब शेर खान कहता है, ये ही है वो जालिम जो रूप बदलकर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा था। अब ये इस पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब तुम सब चैन से इस जंगल में रह सकते हो। रात होने पर वह गोल्डन दरवाजा उस मानव बाघ के सामने प्रकट होता है और मानव बाघ पिंजरे समेत वहाँ से गायब हो जाता है और सभी जंगलवासी चैन की सांस लेते हैं और उस जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमें अपना कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी।